कॉन्स्टिट्यूशन इंडियन पॉलिटी लक्ष्मीकांत की बुक हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो लक्ष्मीकांत का फर्स्ट चैप्टर हम कर रहे हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। ठीक है, सब कुछ कवर करेंगे। लेक्चर छोटे छोटे बनाएंगे ताकि आप वो देख सको बोर ना हो लेक्चर में, और सीरीज से लेक्चर प्लेलिस्ट में ऐड करता जाऊंगा सो दैट आप सीक्वेंस में लक्ष्मीकांत को देखते रहो। तो चैप्टर 1 हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। तो देखो क्या हुआ था कि 1600 में जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, वो ईस्ट इंडिया कंपनी यानी ब्रिटिशर्स ईस्ट इंडिया कंपनी की फॉर्म में 1600 में इंडिया में आए एज ए ट्रेडर। ठीक है, तो वहाँ की जो इंग्लैंड की जो क्वीन एलिजाबेथ वन थी, क्वीन एलिजाबेथ वन, उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को बोला कि भाई आप इंडिया में जाओ और अब दूसरी कंपनी कोई कंपटीशन में आपके साथ वहाँ पे इंडिया में ट्रेड करने नहीं आएगी इंग्लैंड की तरफ से। तो क्वीन एलिजाबेथ वन ने एश्योरेंस दे दी ईस्ट इंडिया कंपनी को कि आपकी मोनोपोली रहेगी, आप इंडिया में अकेले ट्रेड करो, इंग्लैंड से कोई दूसरा ट्रेड करने नहीं आएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी को जोश आ गया, 1600 में एज ए ट्रेडर वो इंडिया में आ गई इंग्लैंड से। अब यहाँ पे आके उन्होंने अपने पैर जमा लिए, धीरे धीरे करते करते वो ईस्ट इंडिया कंपनी पावरफुल होती गई, और 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी राइट्स मिल गए बंगाल के, बिहार के और उड़ीसा के। तो 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी को इंडिया में क्या मिल गया? दीवानी राइट्स मिल गए 3 जगह के, बिहार, बंगाल एंड उड़ीसा। बिहार, बंगाल एंड उड़ीसा, यानी 2 बी हैं और 1 ओ है। बी फॉर बंगाल, बी फॉर बिहार एंड ओ फॉर उड़ीसा। तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा के दीवानी राइट्स मिल गए 1765 में। ये दीवानी राइट्स का मतलब क्या था? एक तो भाई जो टैक्स कलेक्शन का राइट था वो मिल गया, एक सिविल जस्टिस यानी किसी के सिविल डिस्प्यूट है उसको सुनना, फैसला देना, तो सिविल जस्टिस का राइट मिल गया। तो रेवेन्यू कलेक्ट करने का राइट मिल गया और सिविल जस्टिस का राइट मिल गया। क्या हुआ था कि बैटल ऑफ बक्सर हुआ था, तो 1764 में। तो बैटल ऑफ बक्सर में हारने के बाद जो शाह आलम था, शाह आलम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी राइट्स दे दिए थे बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा के। ठीक है, चलो भाई, तो अभी तक क्या है? अभी तक ईस्ट इंडिया कंपनी इंग्लैंड से आ गई है ट्रेडर बन के 1600 में। 1765 में दीवानी राइट्स मिल गए हैं शाह आलम से बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा के। दीवानी राइट्स का मतलब टैक्स कलेक्ट करेंगे ये लोग, और जो भी सिविल डिस्प्यूट होंगे उसको सुनेंगे, उसका निपटारा करेंगे। अच्छा जी, अब उसके बाद धीरे धीरे वो एक टेरिटोरियल पावर बनती गई ईस्ट इंडिया कंपनी। फिर 1857 में क्या हुआ था? 1857 में एक सिपोई म्यूटिनी हुई। सिपोई म्यूटिनी हुई मतलब जो इंडियन सोल्जर्स थे, उन्होंने इंडियन सोल्जर्स भी ईस्ट इंडिया कंपनी की, यानी जो ब्रिटिशर्स थे इनकी आर्मी में थे इंडियंस भी। तो ये जो इंडियंस थे ये देखते थे कि यार ये ब्रिटिशर्स हमारे साथ अत्याचार कर रहे हैं, और तो और ये जो सुअर का मांस है या गाय का जो मांस है उससे बनी हुई कारतूस यूज़ करते हैं, और वो हमें मुंह से खोलना पड़ता है। मतलब मुंह से कुछ ऐसा सिस्टम था कि उनको अपने दांतों से वो कारतूस का कुछ चबाना पड़ता था, तब जाके वो कारतूस काम में ले पाते थे। तो वो कारतूस सुअर के और गाय के मांस से बनी होती थी, ऐसा कुछ था। तो अब वो क्या था एग्जैक्टली तो मतलब कुछ राइफल्स थी उसमें जो कारतूस डलते थे, या कारतूस नहीं तो जो कुछ था जो कैटरेज बोलते हैं उसको। ठीक है, उसमें क्या मतलब उसमें कुछ गाय का और पिग का मांस था,
और उसमें उनको चबाना होता था मुँह से, तभी वो पूरी गन को यूज़ कर पाते थे, राइफ़ल को यूज़ कर पाते थे, ऐसा कुछ सिस्टम था। और एक उनको अत्याचार हो रहा था, ठीक है? तो आपको डिटेल में नहीं जाना, बस आप समझ लो कि उनकी जो इंडियन सोल्जर थे ब्रिटिश टीम में, उनकी सेंटिमेंटल हर्ट हो गई थी बहुत ज़्यादा, तो उन्होंने सिपाही म्यूटनी कर दी थी, रिवोल्ट कर दिया था। एक उनको सैलरी भी कम मिलती थी, तो कई सारी बातों को लेके सेंटिमेंटल हो गए थे वो लोग और सिपाही म्यूटनी कर दी थी। उसके बाद जब सिपाही म्यूटनी हो गई तो 1858 में क्या हुआ, जो ब्रिटिश क्राउन था, यानी जो ब्रिटिश पार्लियामेंट थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी से सारा कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया और लोगों को ये एश्योर कर दिया, देखो ये ईस्ट इंडिया कंपनी तो अच्छी नहीं है, हम एज ए ब्रिटिश गवर्नमेंट ईस्ट इंडिया कंपनी से सारा कंट्रोल ले रहे हैं और अब हम अच्छे से यहाँ पे जो भी चीज़ें हैं उसको चलाएंगे। फिर ऐसे करते करते जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसका रूल चला 15 अगस्त 1947 तक, और 15 अगस्त 1947 में हमारा देश आज़ाद हो गया। तो आप देखो कि पहले तो कंपनी का रूल चला, ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल चला इंडिया में। फिर 1857 की सिपाही मूटनी के बाद जो ब्रिटिश ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने कंट्रोल ले लिया ईस्ट इंडिया कंपनी से, और 1858 से लेकर 1947 15 अगस्त तक, जब तक देश आज़ाद हुआ तब तक ब्रिटिश गवर्नमेंट का, ब्रिटिश क्राउन का रूल रहा, ठीक है। अब हमारा जब 1947 में 15 अगस्त 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो फील हुआ कि एक हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, एक ऐसा डॉक्यूमेंट होना चाहिए जिसके अकॉर्डिंग हम एक सिस्टम बनाएं और लोग पीसफुल तरीके से रहें। कॉन्स्टिट्यूशन में जो रूल्स लिखे जाएं उसको गवर्नमेंट भी फॉलो करे, उसको लोग भी फॉलो करें और एक पीसफुल तरीके से सब अपनी ज़िंदगी जिएं। तो एक कॉन्स्टिट्यूशन की नीड फील हुई, तो इसके लिए एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भी बनाई गई थी, जो हम अब पढ़ेंगे आने वाले लेक्चर्स में। और वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी और उसने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, तो ये एक आगे की बात होगी। फिलहाल हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो ब्रिटिश रूल से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड है, क्योंकि ब्रिटिशर्स ही थे लास्ट टाइम पे जब इंडिया आज़ाद हुआ। तो ब्रिटिश जो रूल्स एंड रेगुलेशन लाते थे, जो एक्ट लाते थे, उन चीज़ों से बहुत सारी चीज़ें हमें सीखने को मिली थी। तो हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी कई सारी चीज़ें ब्रिटिश रूल से इंस्पायर्ड हैं। नाउ अब हमें जो ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे राज किया है इंडिया में उसको दो सीक्वेंस में पढ़ना है। उसकी हिस्ट्री दो सीक्वेंस पढ़नी है, क्योंकि जो ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे राज किया है, यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन लाए हैं, वो उससे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में काफ़ी सारी चीज़ें ली गई हैं। इसलिए हम हिस्ट्री देख लेते हैं कि ब्रिटिशर्स यहाँ पे जो आए उन्होंने कैसे राज किया, कैसे कैसे रूल्स एंड रेगुलेशन लाए। तो हम इसको दो पार्ट में पढ़ेंगे, इस हिस्ट्री को, जो ब्रिटिशर्स यहाँ पे इंडिया में थे वो वाली हिस्ट्री को हम दो पार्ट में पढ़ेंगे। एक तो कंपनी रूल 1773 से 1858 तक। तो एक तो कंपनी का जो रूल होने लगा इंडिया में 1773 से लेकर 1858 तक, ठीक है। और एक पढ़ेंगे क्राउन रूल 1858 से 1947 तक। क्लियर है? तो एक कंपनी रूल 1773 से 1858 और एक क्राउन रूल यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट का रूल 1858 से 1947। अब देखो कंपनी रूल क्या हुआ, तो देखो कंपनी रूल सबसे पहले आया रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 आया। अब ये रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 क्या है, देखो मैं आपको बताता हूँ। जैसे 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी आई एज ए ट्रेडर, 1765 में दीवानी राइट्स मिल गए, धीरे धीरे वो अपनी पावर बढ़ाती गई। फिर इनको कुछ पैसों की जरूरत पड़ी थी, इनको यहाँ पे पैसों की जरूरत पड़ गई थी। तो आप हिस्ट्री में पढ़ोगे पूरी कहानी, तो ईस्ट इंडिया कंपनी को कुछ लोन लेना पड़ गया था, उनका यहाँ पे कुछ लॉस हो गया था। कुछ फाइट वगैरह लड़ाई हुई थी इंडिया में, उनका बहुत सारा लॉस हो गया था। तो उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट से कुछ हेल्प मांगी थी। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये बोला था कि हम आपकी हेल्प कर देंगे, लेकिन जैसे हम बोलेंगे वैसे आप लोग हमारे अकॉर्डिंग चलोगे। और ये एग्रीमेंट हुआ, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट का डायरेक्टली इनडायरेक्टली अब ईस्ट इंडिया कंपनी पे कंट्रोल होने लग गया। और फिर
ब्रिटिश गवर्नमेंट टाइम टू टाइम एक्ट लाने लगी और ईस्ट इंडिया कंपनी को वो एक्ट फॉलो करने पड़े। तो अब देख लेते हैं कौन कौन से एक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पास करे। तो देखो, पहला एक्ट जो पास किया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए, वो पास किया रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। अभी जो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 था, ये इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? तो देखो, ये पहला एक्ट है, पहला स्टेप है ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, ये पहला स्टेप है ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, और इस एक्ट को पास करके ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी के अफेयर्स पे कंट्रोल हासिल कर लिया। यानी 1773 एक्ट पास करके ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी पे अच्छे से, ईस्ट इंडिया कंपनी के अफेयर्स पे कंट्रोल किया। और जो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 था, इससे क्या हुआ था? देखो, जो बंगाल एक बहुत बड़ी जगह थी, एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस थी बंगाल, तो वहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने गवर्नर्स अपॉइंट कर रखे थे। तो जब रेगुलेटिंग एक्ट पास किया 1773 का ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बोला कि ये जो गवर्नर ऑफ बंगाल है, इसका नाम हम चेंज करके हम इसको कहेंगे आज से गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ने कहा कि अब ये जो गवर्नर ऑफ बंगाल है, आज से हम इसकी डेजिग्नेशन को चेंज करके क्या बोलेंगे? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। यानी अब ये जनरल ऑफ बंगाल नहीं है, सॉरी गवर्नर ऑफ बंगाल नहीं है, अब ये क्या है? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है। पहले पोस्ट का नाम क्या था? गवर्नर ऑफ बंगाल। अब 1773 एक्ट के पास पोस्ट का नाम होने लग गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो भाई बहुत अच्छा नाम लगा। और फिर कहा कि इस गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल होगा, उसके लिए हम एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल भी फॉर्म करेंगे, और उस एग्जीक्यूटिव काउंसिल में 4 मेंबर होंगे, और वो 4 मेंबर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को असिस्ट करेंगे। तो कहा कि गवर्नर ऑफ बंगाल को हम आज से नाम दे रहे हैं गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल बना रहे हैं। उस एग्जीक्यूटिव काउंसिल में 4 मेंबर होंगे, और वो एग्जीक्यूटिव काउंसिल गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को असिस्ट करेगी। और कहा कि हमारा अब पहला जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनेगा हमारी तरफ से 1773 एक्ट के अकॉर्डिंग, वो होगा लॉर्ड वारेन हास्टिंग। लॉर्ड वारेन हास्टिंग, WARRENHASTING, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। ठीक है। उसके बाद जो 2 इंपॉर्टेंट और प्रेसिडेंसीज थी, जगह थी, बॉम्बे एंड मद्रास। तो कहा कि भाई बॉम्बे एंड मद्रास, आप लोग बॉम्बे और मद्रास दोनों गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के अकॉर्डिंग काम करोगे। यानी मद्रास और बॉम्बे को बोल दिया कि यू विल बी सबॉर्डिनेट टू द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। पहले ये जो मद्रास एंड बॉम्बे थी, ये इंडिपेंडेंट थी, ठीक है। यहाँ पे भी अलग से गवर्नर थे, बॉम्बे में भी और मद्रास में भी। लेकिन अब बोला कि नहीं, अब जो बंगाल का गवर्नर जनरल है, आप उसके सबॉर्डिनेट रहोगे, तो बॉम्बे और मद्रास को सबॉर्डिनेट बना दिया गवर्नर जनरल बंगाल के। ठीक है। फिर इस एक्ट के अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता में एस्टेब्लिश हुआ 1774 में, जिसमें एक चीफ जस्टिस रखा गया और 3 अदर जज रखे गए। तो सुप्रीम कोर्ट एस्टेब्लिश हुआ कलकत्ता में ब्रिटिश एक्ट रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अकॉर्डिंग, और ये सुप्रीम कोर्ट बना कलकत्ता में 1774 में, एक चीफ जस्टिस और 3 अदर जजेस हुए। उसके बाद इस एक्ट ने कहा, देखो जो कंपनी के सर्वेंट्स होंगे वो प्राइवेट ट्रेड नहीं कर सकते, किसी से ब्राइब नहीं लेंगे, किसी से प्रेजेंट नहीं लेंगे। अब अगर कोई प्राइवेट ट्रेड नहीं करेगा, किसी से प्रेजेंट नहीं लेगा, तो ऑब्वियसली वो बिक नहीं सकता। इसलिए स्ट्रिक्टनेस कर दी कि भाई कोई भी कंपनी का सर्वेंट ना तो कोई ट्रेड करेगा, व्यापार करेगा, ना किसी से गिफ्ट लेगा। तो ऑब्वियसली किसी से गिफ्ट नहीं लोगे आप, कोई प्राइवेट ट्रेड नहीं करोगे, तो आप कंपनी के बेनिफिट के लिए ही सोचोगे और आप बिक नहीं सकते फिर। तो एक अच्छी बात कर दी। फिर जो कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी की गवर्निंग बॉडी थी, उसका नाम था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। जैसे नॉर्मल कंपनी में क्या होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, ऐसे जो ईस्ट इंडिया कंपनीज में वहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की जगह थी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की जगह उनको क्या बोलते थे? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। वो गवर्निंग बॉडी थी। उस कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को बोल दिया कि भाई देखो, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो भी रिवेन्यू अफेयर है, जो टैक्स कलेक्शन का राइट है, जो सिविल मैटर्स को ये देखते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी, और जो इसकी यहाँ पे मिलिट्री अफेयर्स हैं, ठीक है, ये सारे रेवेन्यू अफेयर, मिलिट्री अफेयर और सिविल अफेयर की इंफॉर्मेशन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को बोला कि आप लोग
टाइम टू टाइम ब्रिटिश गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करोगे। तो अब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो गवर्निंग बॉडी थी कंपनी की, जो नॉर्मल कंपनी होती है उसमें आज आप बोलते हो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ऐसी ईस्ट इंडिया कंपनी में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर थे, उनको बोल दिया कि आप ब्रिटिश गवर्नमेंट को टाइम टू टाइम कंपनी के रेवेन्यू, सिविल एंड मिलिट्री अफेयर्स के बारे में इन्फॉर्म करते रहोगे। ठीक है। फिर उसके बाद आया अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781। अब अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 जो आया, वो जो रेगुलेटिंग एक्ट था 1773 का, उसमें कुछ डिफेक्ट रह गए थे, कुछ कमियां रह गई थी, उसको पूरा करने के लिए अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 आया। और ये जो अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 आया, इसको हम बोलते हैं एक्ट ऑफ सेटलमेंट। तो अगर मैं आपसे एमसीक्यू पूछ लूं कि एक्ट ऑफ सेटलमेंट किसको बोलते हैं, तो आप बोलोगे अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 आया, उसको हम एक्ट ऑफ सेटलमेंट बोलते हैं। और ये जो 1781 का एक्ट आया है, जिसको हम एक्ट ऑफ सेटलमेंट बोलते हैं, ये इसलिए आया था क्योंकि जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 था, उसमें जो डिफेक्ट रह गए थे, उसको पूरा करने के लिए आया था। ठीक है। तो नेक्स्ट अब लेक्चर में वन बाय वन इसके आगे पढ़ेंगे। ठीक है। वन बाय वन लेक्चर आते रहेंगे, प्लेलिस्ट में ऐड होते जाएंगे, देखते रहो फटाफट। शॉर्ट शॉर्ट लेक्चर है, सब कुछ कवर होगा, पूरी इंडियन पॉलिटी लक्ष्मीकांत कवर होगी। थैंक यू सो मच, बाय बाय, हैप्पी न्यू ईयर।